हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो ये वीडियो डिस्कशन है ना, इसके अंदर हम सभी BEDSV 101 बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बुक का एक वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है, तो जिन छात्रों ने पहले वाले वीडियो सेशन को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो सेशन को देख ले, तब जा करके इस वीडियो सेशन को देखें, तो आपको चीजों की, प्रश्नों की बेहतर समझ होगी। अब बिना समय गवाते हुए चलिए सीधे हम लोग अपने डिस्कशन पे चलते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों के आज के डिस्कशन का वो ये है कि अच्छा शब्द का क्या अर्थ है एवं किस प्रकार की चीजें अच्छी है, व्याख्या कीजिए। देखिए, मैंने आपको पिछले पिछले वीडियो सेशन में भी बताया था और अभी भी बता देता हूँ कि ये जो बुकलेट है ना, BEDSV 101, कुल मिलाकर के ये मोरल वैल्यूज की पुस्तक है, एथिक्स की पुस्तक है, ठीक है, जिसमें हमें अच्छी बातें, जो हमारे अंदर जो ज्ञानवर्धक चीजें हैं, उनको निखारने की कोशिश की गई है। तो यहाँ अच्छा शब्द का अर्थ क्या है, तो कुल मिलाकर के वैसा मतलब सकारात्मकता, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो हम अच्छे हैं। उत्तम गुणवत्ता, अगर कोई भी कार्य हम करते हैं या कोई चीज हम देखते हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी होती है तो हम उसे उच्च गुणवत्ता की अथवा उत्तम गुणवत्ता की कहते हैं। और सुखद अनुभव, मतलब कोई चीज अच्छी तब हो सकती है जब हमें उस चीज को देखने से या उस चीज को लेने से सुखद और संतोषजनक स्थिति का आभास होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो तीन चीजें हैं, ये मुख्य होता है अच्छे शब्द के, अच्छा शब्द के अर्थ को बताने के लिए। अब क्वेश्चन है कि किस प्रकार की चीजें अच्छी हो सकती है या कौन अच्छा हो सकता है। तो देखिए, अच्छा या अच्छी चीजें यह तो एक विशेषण है जो कि विशेषता बतलाने के काम आती है। तो अच्छा जो है, या तो चीजों की विशेषता बतला सकता है, या मनुष्य की विशेषता बतला सकता है, या अन्य किसी भी वस्तु, विषय वस्तु की विशेषता बतला सकता है। तो अच्छी चीजें कई प्रकार की हो सकती है, अच्छे मनुष्य कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे व्यक्तिगत गुण जो होता है, अगर मनुष्य के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो व्यक्ति अगर ईमानदार है, उसके अंदर दयालुता है, मतलब वो काइंड हार्टेड है, थोड़ा लोगों के प्रति सहानुभूति रखता है, दूसरों की मदद करता है, और अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है, जो सकारात्मक सोच है उसको रखता है, तो मतलब कठिनाइयों में भी अच्छे से अच्छे पहलुओं को देखने वाला व्यक्ति अच्छा है। या अगर किसी वस्तु या चीज में अगर हम इस तरह के गुण पाते हैं तो वह चीज अच्छी है, ठीक है। व्यक्तिगत गुण के आधार पर वस्तु, अगर कोई वस्तु है, अगर उसका गुणवत्ता, मतलब उसकी गुणवत्ता अच्छी है, जैसे कोई कपड़ा अच्छा हो, कुछ कंपनी, कुछ ब्रांड्स के कपड़े अच्छे होते हैं, कुछ तकनीकी उपकरण अलग अलग ब्रांड के अच्छे होते हैं, तो ये सब चीजें अच्छी हैं, ठीक है। क्लियर है। अगले स्लाइड में चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में क्या डिस्कस करना। उसी तरीके से प्राकृतिक चीजें हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं हम फल सब्जी की बात करते हैं, फल अथवा सब्जी, ठीक है, फल अथवा सब्जी। अब देखिए, पॉइंट ये है कि लेट सपोज कि फल और सब्जी आज हमने तोड़ा पेड़ से या पौधे से और आज ही हमने खा लिया, तो ये तो अच्छी बात हुई। और मान लेते हैं कि कोई फल अथवा सब्जी हमने तोड़ी और उसको 10 दिनों तक रख दिया, बिना फ्रिज में किसी भी तरीके से प्रिजर्वेट नहीं किया, उसका संरक्षण नहीं किया, और 10 दिनों के बाद हम उसको खाएंगे, तो क्या वह चीज अच्छी रहेगी? क्या वह चीज, मतलब वह फल या वस्तु या सब्जी अच्छी रहेगी? तो आंसर है नो। तो कुल मिलाकर के अच्छी चीजें, अच्छे लोग, अच्छी वस्तुएं, अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसी तरीके से अनुभव, अनुभव भी अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। अगर आप कोई सैर सपाटे पर गए, सुखद यात्रा किए और कुछ अच्छे लोगों से मिले तो आपका अनुभव अच्छा रहा, वहीं आप कुछ बुरे लोगों से मिले या कुछ यात्रा में ऐसे दुर्घटना हो गई तो वो आपके लिए एक कटु अनुभव हो जाएगा। संबंध, अच्छे संबंध भी होते हैं, बुरे संबंध भी होते हैं, कुछ लोग दोस्त होते हैं, कुछ लोग दुश्मन होते हैं। तो इसी तरीके से अच्छा शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे, और अच्छी चीजें क्या है या अच्छे लोग क्या है, लगभग आप लोग वो भी समझ गए होंगे, ठीक है। क्लियर है। आगे की ओर बढ़ते हैं, एक सेकेंड। सुख और आनंद के बीच क्या अंतर है, ये प्रश्न है कि सुख और आनंद के बीच क्या अंतर है। देखिए, सुख और आनंद दोनों ही महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, लेकिन इनके बीच कुछ मौलिक अंतर है। हम इसकी चर्चा अभी अगले स्लाइड में करने वाले हैं। सुख और आनंद, सुख मतलब हैप्पीनेस एंड आनंद मतलब जॉय। देखिए, जो सुख है यह एक अस्थायी भावना है और जो जीवन की परिस्थितियों और अनुभवों और संतोषों से जुड़ी होती है। मतलब सुख जो है
ये अस्थाई है, ठीक है? जैसे कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुःख आता जाता रहता है, सुख के बाद दुःख के बाद सुख आता है। तो कुल मिलाकर के यह एक अस्थाई भावना है, किसी को सुख मिलता है तो लंबे समय तक मिलता है, जैसे कि आप गरीब थे या मैं गरीब हूँ, इस तरीके से 10 वर्ष तक हम गरीब रहे, अचानक से पैसा आया, हमने नौकरी वगैरह की, हमें कुछ अच्छे खासे हमने अपने इनकम बना लिए, हमने कुछ-कुछ चीज़ें खरीद ली, तो फिर उनसे हमें सुख की प्राप्ति होती है जब-जब हम उन चीज़ों को देखते हैं। तो कुल मिलाकर के मतलब ये हमारे सुख का कारण है। यह मतलब हमारी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है, जैसे कि हमारे रिश्ते अगर अच्छे हो, अब जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते की बातें कर लेते हैं, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ दीजिए, परम मित्र की बात कर लेते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी जो स्थिरता है आर्थिक, मतलब धनाढ्य, हम धनाढ्य हो, धन रूप से हम स्थिर हो, तो कुल मिलाकर के ये हमारे सुख की इस अवस्था को दिखाता है, मतलब हैप्पीनेस की स्थिति को दिखाता है, ठीक है? इसी तरीके से जो सुख है वह दीर्घकालिक अनुभव का होता है, ठीक है? व्यक्ति के जीवन में अस्थायी रूप से बना रहता है, जैसे कोई किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है, तो जब तक उसके साथ वो व्यक्ति रहता है या रहती है, तो वो एक तरीके से सुख की अनुभूति जो है वो होती रहती है, ठीक है? सुख का अनुभव विभिन्न क्षेत्रों में हो सकता है, जैसे काम में सुख का अनुभव हो सकता है, कोई काम कर रहे हैं तो हमें सुख का अनुभव हो रहा है, परिवार में हमारे संबंध अच्छे हैं तभी होता है, दोस्ती में हमें सुख का अनुभव हो सकता है। इसी तरीके से आनंद की बात करें अगर अब हम, जॉय, हैप्पीनेस, यह एक तात्कालिक और गहन प्रभाव है, जो किसी विशेष घटना और अनुभव स्थिति से उत्पन्न होती है। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अब 5 दिनों से किसी विषय वस्तु को खरीदने की कोशिश करें, लेट्स सपोज़ आपको 50,000 की या 1 लाख की एक बाइक चाहिए, आपके पास पैसे नहीं थे, आपने 1 महीने की कमाई की, आपने 1 महीने काफ़ी जी-तोड़ मेहनत करी और 1 महीने के बाद आपको 1 लाख रुपए हो गया और आपने बाइक खरीद ली। तो उस क्षण जो आपके मन में फीलिंग्स आएँगी, दैट विल बी जॉय, उसे ही हम आनंद कहेंगे, जो कि क्षणिक होता है, क्योंकि जब आपने बाइक खरीदी तो क्या वो हैप्पीनेस आपकी लगातार बनी रहेगी? तो आंसर है नो, बिकॉज़ जब 10 दिन तक आप बाइक को चला लेंगे, बाइक में कुछ कमियाँ आएँगी, कुछ टूटेगा, फूटेगा, तो फिर उस समय आपका मूड जो है वो स्विंग करेगा, जो हैप्पीनेस है वो सॉरी, जो आपका जॉय है वो कम हो जाएगा। सॉरी, नोटिफ़िकेशन आ रहा है मोबाइल फ़ोन में, रियली वेरी, वेरी सॉरी। चलिए, मैंने मोबाइल को साइलेंट कर दिया। तो क्लियर है? तो जो सुख है वो अस्थायी होता है, तात्कालिक होता है, किसी विशेष घटना से उत्पन्न होता है, जैसे कोई उत्सव वगैरह हम मनाते हैं, दिवाली, दशहरा, ईद, क्रिसमस वगैरह हम सेलिब्रेट करते हैं, तो उस समय हम जॉय में रहते हैं, आनंद की स्थिति में रहते हैं। अगर हमने कोई सफलता प्राप्त की और प्रियजन के साथ हमने समय बिताए, तो वो हमारा आनंद है, ठीक है? जो आनंद का अनुभव होता है ना, वो बहुत अधिक गहरा होता है, क्योंकि ये सडन होता है और तीव्र होता है। क्योंकि अभी मैंने आपको एक बाइक वाला एग्ज़ाम्पल दिया, 1 महीना तक आपने काफ़ी संघर्ष किया और अचानक आपने बाइक खरीद ली, तो वो एक डीप मतलब एन्जॉयमेंट आपको देगा, ठीक है? एंड वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि हम एक क्षण में पूर्ण हुए, ठीक है? पर वो मतलब ज़्यादा दिन रहता नहीं है। और एक लाइन है कि हमें जो है ना, क्या कहते हैं कि अ, आनंद के पीछे नहीं भागना चाहिए, हमें एक तरीके से सुकून के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि सुकून जो है वो दीर्घकालिक होता है, जबकि जो खुशी होती है या आनंद होता है वो अल्पकालिक होता है, आता है और चला जाता है, ठीक है? तो विभिन्नताएँ हैं आनंद की, विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, हँसी है, जैसे हम हँस रहे हैं तो मतलब हम आनंद में हैं, एन्जॉयमेंट ले रहे हैं, उत्सव या किसी प्रिय चीज़ का आनंद ले रहे हैं, कुछ अच्छा खाने को मिल गया, कुछ टेस्टी डिलीशियस मिल गया, तो हम एन्जॉय एन्जॉय करते हुए उसको खाते हैं। दैट्स क्लियर? अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अरे भैया आगे तो चलो, हाँ आ गए। तो सारांश वही है भैया, सुख जो है अस्थायी और समग्र भावना है, जो जीवन की परिस्थितियों पर आधारित होती है, जबकि आनंद तात्कालिक है और गहन भावना है, जो कि विशेष अनुभवों से उत्पन्न होती है। आई थिंक ऑल दिस थिंग्स आर नाउ क्लियर। नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज सुखवाद, प्रेमवाद, नैतिक बहुलवाद और आत्मबोध क्या है? व्याख्या कीजिए। सुखवाद, प्रेमवाद, नैतिक बहुलवाद और आत्मबोध, ये सभी जो है ना दार्शनिक विचारधाराएं हैं, फिलोसफिकल थिंकिंग है, ठीक है? फिलोसॉफिकल थिंकिंग है, जो मानव जीवन से संबंधित है, उनके अनुभवों से संबंधित है और उनके नैतिकता के विभिन्न पहलुओं से संबंधित है, और ये सभी चीजें हमें मानव जीवन को समझने में मदद करती हैं। जैसे सुखवाद, जिसे हम हेडोनिज्म के नाम से जानते हैं, यह एक दार्शनिक सिद्धांत है और जो यह मानता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य सुख की प्राप्ति और दुखों से बचना है। मतलब सुखवाद कहता है कि भैया देखो, जीवन जो हम जीते हैं उसका मूल जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें अंततः सुख की प्राप्ति करनी है और दुखों से भागना है।
ठीक है। और इसके अंदर ये जो सुखवाद है जिसे हम हेडोनिज्म कहते हैं, एंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस हेडोनिज्म, तब कुछ मुख्य बिंदु है जो निकलकर हमारे सामने आती है, और वो ये है कि सुख को जो है सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है। भौतिक सुख और मानसिक सुख दोनों ही तरीके के सुख जो है वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं सुखवाद के अंतर्गत। मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। ये लाइन जो ये इसको ऊपर इसको साइड कर देता हूँ मैं अच्छे से, ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। मुख्य बिंदु ये वाला तो समझ गए आप लोग। वही है, सुख की प्राप्ति के लिए नैतिकता की सीमाओं का जो उल्लंघन है वो भी किया जा सकता है। जैसे कि कुछ लोगों को मतलब होता है ना कि बाइक लेनी है, तो कुछ लोग क्या होता है कि संघर्ष करके लेते हैं बाइक। जैसे कि 1 महीना 2 महीना काम करेंगे, फिर उससे जो पैसा होगा फिर उससे वो मतलब कि अपनी बाइक वगैरह लेकर के फिर उसके साथ मतलब लॉन्ग टाइम एन्जॉयमेंट को थोड़ा मतलब जॉय भी आनंद भी लेते हैं, और आपको एक तरीके से एक तरीके से सुख भी हुआ एक तरीके से। पर इससे भी ज़्यादा बेटर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लेके समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को मतलब बचपन से ही कोई व्यक्ति मतलब जवानी तक 20-22 साल तक गरीबी देखता हुआ आया है। ठीक है। अब उसे लगता है कि भैया मेरे को अब थोड़ा मतलब थोड़ा अपना लेवल ऊँचा करना है, कुछ पैसे कमाने हैं, तो कुछ व्यक्ति मेहनत का रास्ता चुनते हैं कि भैया हम 2 साल काम करेंगे, ज़्यादा ज़ोर-शोर से करेंगे, मेहनत से, लगन से करेंगे, एंड एट द एंड हम सुख की प्राप्ति कर लेंगे। पर कुछ लोग क्या होते हैं कि भैया नहीं, वो शॉर्टकट ढूँढते हैं कि नहीं हमें तो भई जो भी हो, जैसे भी हो, हमें तो बस पैसे चाहिए। फिर वो चोरी कर लेते हैं, डकैती कर लेते हैं, मतलब इस तरीके से। तो यहाँ पर जो नैतिकता है, जो मोरालिटी है, उसको उन सीमाओं को तोड़ दिया जाता है और फिर सुख की प्राप्ति की कोशिश की जाती है। ठीक है? तो यही है सुखवाद। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रेमवाद, दैट इज़ रोमांटिसिज्म। तो प्रेमवाद एक सांस्कृतिक और साहित्यिक आंदोलन है जो व्यक्तिगत अनुभवों, भावनाओं और प्रकृति के प्रति गहरी संवेदनाओं को महत्व देता है। प्रेम और कल्पना को प्राथमिकता दी जाती है। प्रेमवाद के अंदर मानव आत्मा की गहराइयों और उसकी भावनात्मक स्थितियों को उजागर करता है। प्रेमवाद ने समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया। देखिए, कुल मिलाकर के बात ऐसी है कि जो रोमांटिसिज्म है, जो हमारे मस्तिष्क पे निर्भर करता है और हमारी कल्पनाओं पर निर्भर करता है। जो जैसे कि वो आप लोग अलंकार रस छंद वगैरह पढ़े होंगे, तो रस में एक रस है क्या नाम है, श्रृंगार रस। तो कुल मिलाकर के जो रोमांटिसिज्म को बढ़ावा देता है, तो वही जो है ना मतलब एक तरीके से प्रेमवाद है। प्रेमवाद में क्या होता है, जैसे कि प्रेमी प्रेमिका का संबंध है। ठीक है। तो उसमें कहा जाता है ना कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, या ऐसे ले चले तुम्हें तारों के शहर में। इस तरीके से जो कल्पना है, तो उस पर आधारित जो दुनिया होती है, या जो प्रेम पर जो आधारित दुनिया होती है, वो प्रेमवाद से संबंधित दुनिया, या इस फिलोसफिकल थ्योरी को हम प्रेमवाद या रोमांटिसिज्म कहते हैं। नैतिक बहुलवाद जो मोरल प्लुरलिज्म है, तो इसमें क्या होता है कि यह एक बहुलवाद का सिद्धांत है। मतलब इसके अंदर नैतिकता के कई मूल्य और सिद्धांत होते हैं जो अलग-अलग परिस्थितियों में महत्वपूर्ण हो सकते हैं या भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। ठीक है? मतलब जो मोरल मोरल डाइवर्सिटी है, मोरालिटी के आधार पर जो डाइवर्सिटी है, इसको स्वीकार करता है। जैसे विभिन्न संस्कृतियों और समाज में नैतिक मूल्यों में भिन्नता का सम्मान किया जाता है। कुछ लोग जैसे कि जो मोरालिटी है, अब जैसे कहीं पर लोग पैर छू करके प्रणाम करते हैं। ठीक है। कहीं पर लोग ऐसे हाथ जोड़ के नमस्ते कर लेते हैं, ये वाला ऐसे करके ये करते हैं ना, हाथ जोड़ के नमस्ते कर लिए। तो ये क्या है, मतलब डाइवर्सिटी को मतलब बढ़ावा दिया जाता है कि हाँ भैया, अलग हम भारत जैसे बहुत ज़्यादा डाइवर्स देश में रहते हैं, तो यहाँ पर नैतिकता भी अलग-अलग तरीके की हो सकती है, मोरालिटी के भी अलग-अलग मायने हो सकते हैं। क्लियर है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन। तो यह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप, क्षमता, जीवन के उद्देश्यों आदि के बारे में समझता है। तो इसमें आत्मज्ञान और आत्मसमर्पण मतलब आत्मसमर्पण का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है? अपने अंदर की शक्तियों को पहचानता है और अपने जीवन को एक नई दिशा देने की कोशिश करती है। मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। जैसे एग्जांपल है सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मबोध का सबसे अच्छा एग्जांपल, जैसे लेट्स सपोज आपका एग्जाम है बीई डीएसबी 101 का। अगर आपको ये आत्मबोध नहीं होता भैया हम पढ़ेंगे नहीं तो पास नहीं करेंगे, तो आप शायद पढ़ते ही नहीं, या फिर मेरे को कहते ही नहीं कि भैया वीडियो बना दीजिए मेरे लिए। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर सेकंड पार्ट ले आइएगा,
तो इसी तरीके से तो आत्मबोध की प्रक्रिया में क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आप आज आप बेरोजगार हैं, कल आपको एहसास हो कि नहीं भैया हमें तो अब कुछ पैसे चाहिए, तो उसके लिए आप रोजगार ढूंढेंगे, ठीक है। तो ये सेल्फ रियलाइजेशन है, खुद का आत्मज्ञान हो जाता है कि भैया हमको ये चीज करना चाहिए अब जैसे आत्मसमर्पण, अब कुछ लोगों ने चोरी की और 5 दिनों तक छिपे रहे, छठे दिन आत्मसमर्पण कर दिया, सर मैंने गलती किया है। तो मोरल वैल्यू एथिक्स वगैरह है ये, ठीक है। क्लियर है। अब 19 नंबर क्वेश्चन है, मानव आचरण के नियम व सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भैया इसमें क्या ही मतलब व्याख्या करूं, मानव आचरण के बारे में क्या बताऊं। मानव समाज में नैतिकता, व्यवहार और संबंधों को समझने में मदद करता है। आइए हम इन नियमों को देख लेते हैं। क्या ही देखना है भैया, ये तो सब पता ही है आप लोगों को। नैतिकता का सिद्धांत कि मानव अच्छे और बुरे का फर्क करना सीख जाए। सिद्धांत बताता है कि क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे सत्य बोलना, दूसरों का सम्मान करना, यही सब है मानव आचरण का सिद्धांत। हमें मानव का आचरण का एक मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, वो सदाचार से मतलब अ, भरपूर रहे, अच्छे गुणों और व्यवहारों का पालन करे, समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करे, दया हो उसके अंदर, करुणा हो, ईमानदारी हो, नैतिक जिम्मेदारी, उसकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी हो जो कि वो स्वीकार करे, ठीक है। हर क्रिया का एक परिणाम होता है, अगर कोई व्यक्ति गलत करता है तो उसे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसी तरीके से समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है, उनका भी निर्वहन करना पड़ेगा। स्वतंत्रता और अधिकार, मतलब सभी के स्वतंत्रता के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि वो हमें कल को किसी के कनपट्टी में जाके बंदूक सटा के उसकी उसकी हत्या कर दी, नहीं भैया, उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी स्वतंत्रता है और उसका भी कुछ अधिकार है, उसका सम्मान होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जैसे सभी को समान अधिकार, चाहे वो जाति, धर्म या लिंग के आधार पर, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हमारे संविधान ने भी हमें कुछ महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार दिए हैं, ठीक है। जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, देश के अंदर कहीं पर भी विचरण का अधिकार, कुल मिलाकर के संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अगर इस पर कोई मतलब इसका कोई हनन होता है तो संविधान ने हमें ये भी राइट्स दिए हैं कि हम कोर्ट में जाकर के अपने ये अधिकार ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही है मानव आचरण के सिद्धांत। कांटियन नैतिकता, जो कांट के अनुसार नैतिकता का आधार है तर्क और तर्क संगत सिद्धांत, ठीक है। और ये कैटेगोरियल इंपेरेटिव सिद्धांत पर आधारित है, जो कहता है कि हमें वही कार्य करना चाहिए जो सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य, मतलब हमें वही करना चाहिए जो समाज स्वीकार करे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे समाज को नुकसान हो। उसी तरीके से यूजेनिक का सिद्धांत है, यूटिलिटेरियनिज्म, ठीक है। तो इसके अनुसार सही कार्य वही है जो सबसे अधिक लोगों के लिए सुख और लाभ लाए, ठीक है। और जॉन स्टुअर्ट मिल का यह सिद्धांत सुख के अधिकतमकरण की बात करता है। और इसी तरीके से सकारात्मक नैतिकता है, वर्च्यू एथिक्स, तो अच्छे गुणों और चरित्र को महत्व देता है। अरस्तू के अनुसार व्यक्ति को अपने चरित्र को सुधारने और सदाचार को अपनाने की आवश्यकता होती है। संवेदनशीलता का सिद्धांत, केयर एथिक्स, ठीक है, संबंधों और देखभालों को प्राथमिकता देता है और नैतिकता के व्यक्तिगत संबंधों के संदर्भ में हमें समझने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर के ये सारी बातें आप लोग समझ गए, ठीक है। मानव आचरण में कारण और एवं भावनाओं की व्याख्या कीजिए। मानव आचरण में कारण एवं भावनाओं की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, मानव आचरण को समझने के लिए कुछ कारण भी होते हैं और कुछ भावनाओं का विश्लेषण भी करना होता है। जैसे कारण की बात करें तो मानव का आचरण कैसा है, अच्छा है या बुरा है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति काफी ज्यादा दयालु होता है, कोई काफी ज्यादा कर्कश होता है, तो उसका कुछ जैविक कारण होता है, अनुवांशिकी, शारीरिक स्वास्थ्य। देखिए, कुछ लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहता तो वो मतलब चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है। अनुवांशिकी मतलब उसके हो सकता है माता पिता से कुछ ऐसा गुण प्राप्त हो गया हो जो कि मतलब उसको उस तरीके का बना दिया हो। मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है, यह भी जो है मानव आचरण को समझने में महत्वपूर्ण है। उसमें क्या होता है कि किसी का व्यक्तिगत अनुभव होता है, मानसिक स्वास्थ्य होता है। जैसे मान लेते हैं लड़की लोग हैं, ठीक है, अब वो अधिकतर वर्क प्लेस वगैरह पर जाती हैं तो फिर उनके साथ कभी-कभी मतलब गलत व्यवहार किया जाता है। जब कार्यस्थल पर वो जाती है, काम करती है, तो कुछ लड़के लोग होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, तो वहां पर क्या होता है कि बातों के दरमियान कभी-कभी किसी-किसी सिचुएशन में, हालांकि अब वैसा रहा नहीं, तो किसी-किसी से उनके साथ दुर्व्यवहार हो जाता है, तो उनका अनुभव ये हो जाता है कि उनका अनुभव लड़कों के लिए खराब हो जाता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल है, जस्ट फॉर एग्जांपल है कि कोई इसको मतलब बुरे तरीके से मत लीजिएगा, तो खराब हो जाता है। तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी उसका आचरण मतलब बदल जाता है, ठीक है। अब होता है कि हो सकता है कि वो लड़कों से नफरत करने लगे या उनसे दूर रहने लगे। मानसिक स्वास्थ्य, अब जैसे कि उसके साथ जो घटनाएं घटित हुई, हो सकता है उससे उससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़े, मेंटली वो डिस्टर्ब हो जाए, हो सकता है एंजाइटी या डिप्रेशन के शिकार हो जाए। सामाजिक कारण,
देखिए सामाजिक कारण परिवार का प्रभाव, अब कुछ लोग बड़े ओहदे के आदमी होते हैं, कुछ ज़्यादा रईस होते हैं, तो उनके परिवार का प्रभाव होता है, तो वहाँ के बच्चे उद्दंड हो जाते हैं कभी-कभार। और उसके बाद सांस्कृतिक मानदंड, अब समाज में किस व्यक्ति को कैसा सिखाया गया है, कैसी शिक्षाएँ दी गई है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि भैया मानव का आचरण कैसा होगा, ठीक है? आर्थिक कारण, अब पैसा नहीं है, गरीबी में जी रहे हैं, तो उसका आचरण कैसा होगा आप डिसाइड कर सकते हैं। कोई किसी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, गुलछर्रे उड़ाया जा रहा है, तो वो भी डिपेंड करता है। शिक्षा का स्तर कैसा है, कोई अनपढ़ है, मूर्ख है और फिर भी अच्छी बातें कर रहा है, कुछ पढ़े लिखे हैं, फिर भी मूर्खों की बात कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ें डिपेंड कर भावनाएँ, इमोशंस। तो भावनाएँ भी मानव आचरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जैसे सकारात्मक भावनाओं की बात करते हैं, तो खुशी है, प्रेम है, संतोष है, सुख है, तो ये सकारात्मक भावनाएँ हैं, ठीक है? और ये सब डीपली डीपली कनेक्टेड होती है मानव से, क्यों, और हो सकता है कि ये कभी-कभी लॉन्ग टर्म कनेक्टेड रहे, ठीक है? और नकारात्मक भावनाएँ भी हैं, जैसे कि क्रोध हो गया, डर हो गया, दुःख हो गया, तो ये सब भी मतलब कि बैड बैड इम्पैक्ट्स जो है डालती है। अब दोनों के बीच संबंध क्या है? देखिए, अगर देखा जाए, अरे भैया ये क्या हो गया? छोड़ो इसको, ये क्या हो गया? ये किधर आ गए हम? कारण और भावनाओं का संबंध पढ़ रहे थे हम लोग। तो देखिए, भावनाएँ जो हैं व्यक्ति के निर्णय और क्रियाओं को प्रभावित कर सकती है। जैसे क्रोध में व्यक्ति इम्पल्सिव निर्णय ले लेता है, ठीक है? अब होता क्या है कि जैसे कि अब किसी को अचानक क्रोध आ गया, ठीक है? तो उसने किसी को एक थप्पड़ मार दिया, ठीक है? अब ये क्या होता है कि सामने वाले को दिक्कत हो रही है ना भई। तो जीवन की परिस्थितियों और अनुभव व्यक्ति की भावनाओं को आकार देते हैं। मतलब जो भी जीवन में घटनाएँ घटित हुई है और जो भी उसके साथ कारण जुड़े हुए हैं, उससे जो है मनुष्य की भावनाओं में फेर-बदल होता रहता है। ठीक है? तो क्लियर है? मेरे ख्याल से मेरी बातों को आप लोग समझ गए होंगे। व्यक्तित्व बनाम चरित्र की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। तो देखिए, कुल मिलाकर के व्यक्तित्व और चरित्र दोनों ही मानव व्यवहार और मानसिकता के पहलू हैं। क्लियर है? और दोनों शब्द एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते हैं, परंतु उनके बीच में छोटा-मोटा एक अंतर है। चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा है कि व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, तो एक व्यक्ति की मानसिक विशेषताओं, भावना और व्यवहारों का एक समग्र रूप जो है ना, वो व्यक्तित्व है। ठीक है? मतलब जो एक तरीके से पर्सनैलिटी, ठीक है? कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। तो जो व्यक्तित्व होता है ना, वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स से मिलकर बना होता है। जैविक कारक, आनुवंशिकी और शारीरिक बनावट कैसी है, सोचने का तरीका कैसा है, उनका थिंकिंग, मतलब किसी व्यक्ति का थिंकिंग स्किल्स कैसा है, उसके बाद वो किन चीज़ों को देख करके कैसी प्रतिक्रियाएँ दे रहा है, ठीक है? सामने उसके सामने जो घटित हो रही है, उसके बाद वो कैसे-कैसे रिएक्ट कर रहा है। सामाजिक कारक, सामाजिक अनुभव उसका कैसा है, संस्कृति और परिवार का प्रभाव क्या है, और आधिकारिक जो विशेषताएँ, आकर्षण, आत्मविश्वास, संकोच आदि, ये सब कैसा है। तो कुल मिलाकर के ये सब चीज़ें जो हैं व्यक्तित्व का विकास करती हैं, ठीक है? और ये समय के साथ बदल भी सकती हैं। अब चरित्र की बात करते हैं हम लोग। चरित्र, कैरेक्टर। तो ऐसा है कि चरित्र जो है एक व्यक्ति की नैतिकता, मूल्य और आचार व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है? चरित्र जैसे कि कोई अच्छा व्यक्ति है तो सत्य चरित्र होगा, ईमानदार होगा, सहानुभूति वाला होगा, व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार होगा, समाज के प्रति अच्छी ज़िम्मेदारी होगी। धार्मिक और सांस्कृतिक प्रभाव, धार्मिक मान्यताएँ और सांस्कृतिक परंपराएँ और चरित्र का निर्माण व्यक्ति के नैतिक नैतिक अनुभवों और निर्णयों से होता है और यह स्थायी होता है। अब देखिए, व्यक्तित्व और चरित्र के बीच कुछ मुख्य अंतर है। एक ये है बना हुआ। तो बस यही नॉर्मल है कि मानसिक विशेषताओं और व्यवहारों का समुच्चय, नैतिकताओं और आचार-विचार व्यवहार का प्रतिनिधित्व, जीवन के अनुभवों से प्रभावित होता है व्यक्तित्व, नैतिक और सामाजिक अनुभवों से विकसित होता है चरित्र, और व्यक्तित्व समय के साथ बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है, लेकिन चरित्र जो अधिक स्थायी और निरंतर होता है। उदाहरण आत्मविश्वासी, चंचल, गंभीर। चरित्र जो है ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार। कुल मिलाकर के यही सब चीज़ें हैं, ठीक है? व्यक्तित्व के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, व्यक्तित्व का भी वर्गीकरण का प्रारंभिक प्रयास किया गया था। प्रमुख जो वर्गीकरण मॉडल है उसमें से एक है हिप्पोक्रेटस का मॉडल। उन्होंने 4 प्रकार से वर्गीकृत किया कि कुछ व्यक्तित्व जो होते हैं वो संगठित होते हैं, कुछ पित्ती होते हैं, कुछ मलिन-चोली होते हैं और कुछ फ्लेगमेटिक होते हैं। जो संगठित होते हैं जिसे हम सैंग्विन कहते हैं,
खुशमिजाज, सामाजिक और उत्साही। और उसी तरीके से जो पित्ती होते हैं वो उत्साही होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं और कभी-कभी आक्रामक भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं। जबकि मेलांचोली की बात करें, जिसे हम मेलांकोलिक भी कह सकते हैं, मेलांकोलिक, तो वो गंभीर होते हैं, चिंतित होते हैं और संवेदनशील होते हैं। जबकि फ्लेगमेटिक जो होते हैं शांत होते हैं, शांत प्रिय होते हैं और समर्पित होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। अब दूसरा है गैलन का वर्गीकरण। उन्होंने भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया कि सामाजिक व्यक्तित्व होता है और असामाजिक व्यक्तित्व होता है। जो दूसरों के साथ मिलकर रहना और काम करना पसंद करते हैं वो सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, और जो दूसरों के साथ मिलकर नहीं रहना चाहते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, तो उन्हें हम सामाजिक संबंधों में वो कम रुचि रखते हैं, तो वो असामाजिक व्यक्तित्व होते हैं। मतलब एक तरीके से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। फ्राइड का मनोविश्लेषण, फ्राइड ने भी व्यक्तित्व को विभाजित किया 3 भागों में। एक है ईड, दूसरा है ईगो, तीसरा है सुपर ईगो। ईड जो होता है मूल इच्छाओं और प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। मतलब जो नॉर्मल हम लोगों के तरीके के व्यक्ति होते हैं। ईगो वास्तविकता के आधार पर संतुलन बनाने का कार्य करता है, और सुपर ईगो नैतिक मानदंडों और सामाजिक मान्यताओं का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। अब देखिए व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण हुआ है उसके कुछ महत्व हैं। तो ये जो है ना, ये जो वर्गीकरण है इसके आधार पर हमें यह समझने में मदद मिलती है कि विभिन्न व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है, या वो आगे कैसी प्रतिक्रिया देने वाला है किसी घटना को देखकर, या उसके मन में क्या हो रहा है, ठीक है। और उनके व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार पर, मतलब मनुष्यों का जो व्यक्तित्व होता है उसके व्यक्तित्व के वर्गीकरण के आधार पर उनका उपचार भी संभव है, मनोवैज्ञानिक उपचार भी होता है। जैसे कि आप साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास जाते हैं या साइकोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाते हैं। साइकियाट्रिस्ट मतलब जो मस्तिष्क से संबंधित जो चिकित्सक होते हैं, तो वो लोग पहले आपसे आपका पूरा एक डिटेल्ड काउंसलिंग करते हैं, जिसमें बताते हैं भैया आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, आपके आसपास के शागिर्द बातें पूछते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मनोवैज्ञानिक उपचार में भी सहायक होता है। सामाजिक संबंधों को बनाने में भी व्यक्तित्व अच्छी तरीके से हमारी मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़े हम। व्यक्तित्व विकार क्या है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो यह एक मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, जिसमें व्यक्ति का विचार, भावना और व्यवहारों में अस्थायी असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं, और यह विकार व्यक्ति के दैनिक जीवन, कार्यक्षमता और संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। मतलब कुल मिलाकर के व्यक्तित्व विकार को हम एक तरीके से मेंटल डिसऑर्डर कह सकते हैं। मेंटल डिसऑर्डर मतलब मूल तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक एंजाइटी होता है और दूसरा डिप्रेशन होता है, और ये एक तरीके से व्यक्तित्व का ही विकार होता है। एंड इसके अंदर फिर वाइड क्लासिफिकेशन है। मेंटल डिसऑर्डर के अंदर काफी मतलब क्लासिफिकेशन है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि अचानक से व्यक्ति जो है ना वो एक तरीके से इंट्रोवर्ट हो जाता है, संकुचित हो जाता है, बस अपने बारे में सोचने लगता है, या फिर वो मतलब वो दूसरों से संबंध नहीं बनाना चाहता, व्यक्तिगत संबंध और सामाजिक संबंधों को अपनाने में वो कठिनाई महसूस करता है। स्वयं के पहचान में असंगति, व्यक्ति की अपनी पहचान और आत्म छवि मतलब कुछ लोग अपने ही कॉन्फिडेंस लेवल में डाउन हो जाते हैं कुछ कुछ कारण से। अब बार-बार एग्जाम दे रहे हैं, पास नहीं हो रहे, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल स्लो हो जाता है। और वास्तविक विचारधारा, वास्तविकता के प्रति भ्रामक दृष्टिकोण, कुछ लोग जो है उनको दुनिया नेगेटिव लगने लगती है, उनको लगता है भैया अब हमें इस दुनिया में जी करके क्या फायदा, मतलब इस तरीके से। भावनात्मक अस्थिरता, भावना में तीव्रता से परिवर्तन, कुछ लोगों का मूड तुरंत स्विंग करने लगता है, कभी गुस्सा कभी खुशी, इस तरीके से, ठीक है। व्यक्तित्व विकारों के प्रकार, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपको एंजाइटी डिसऑर्डर वगैरह बताया, तो उसी तरीके से व्यक्तित्व विकारों का जो प्रकार है उसमें सबसे पहला है क्लस्टर ए, जिसे हम अजीब या अजीब व्यवहार कहते हैं, जिसमें पैरानॉइड व्यक्तित्व विकार, दूसरों पर विश्वास करने में कठिनाई होती है इसमें। उसके बाद है स्किज़ॉइड व्यक्तित्व विकार, सामाजिक संबंधों से दूरी बना लेता है व्यक्ति, ठीक है। आगे देख लेते हैं। उसके बाद जो तीसरा है वो उसे हम कहते हैं स्किज़ोटाइपल व्यक्तित्व विकार। इसमें व्यक्ति का विचार अजीब हो जाता है और व्यवहार भी अजीब करने लगता है। क्लस्टर बी, जिसे हम नाटकात्मक, भावनात्मक या अस्थिर व्यवहार कहते हैं, और इसके 4 प्रकार होते हैं। एंटी सोशल व्यक्तित्व विकार, दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करना, ठीक है। फिर उसके बाद बॉर्डर लाइन व्यक्तित्व विकार, भावनात्मक अस्थिरता और संबंधों में कठिनाई रहती है। और हिस्ट्रियोनिक व्यक्तित्व विकार, ध्यान आकर्षण करने की प्रवृत्ति, आकर्षित करने की प्रवृत्ति। और नार्सिसिस्टिक व्यक्तित्व विकार, आत्म केंद्रितता और प्रशंसा की आवश्यकता। और क्लस्टर सी होता है जिसमें चिंताग्रस्त या भयभीत व्यवहार, जिसमें आवश्यकता व्यक्तित्व विकार, दूसरों पर निर्भर रहते, कुछ काम करना नहीं चाहते। अवसादित व्यक्तित्व विकार, सामाजिक स्थिति से डरते हैं। और परिहारक व्यक्तित्व विकार, आलोचना का डर होता है कि भैया कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा, सामाजिक संबंधों से वो बचना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये व्यक्तित्व विकार है, एक तरीके का डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसका उपचार भी संभव है।
मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, जैसे जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट वगैरह के पास जाते हैं लोग। संवाद चिकित्सा, डॉक्टर से बात करते हैं। व्यवहार चिकित्सा, डॉक्टर उन्हें मतलब कॉग्निटिव थेरेपी देते हैं, फिर आपको बिहेवियरल थेरेपी देते हैं, फिर बातचीत से मतलब टॉकिंग थेरेपी देते हैं, कन्वर्जेशन थेरेपी। संज्ञानात्मक चिकित्सा, औषधि भी दी जाती है कभी-कभी, जो सेरम से सेरोटोनिन वगैरह, उसके बाद आपको और भी अदर जो हार्मोन्स है, जो खुशियों के हार्मोन है, उसको रिलीज़ करने की कोशिश की जाती है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के निवारण की कोशिश की जाती है, ठीक है? अब समाजीकरण क्या है? समाज के विभिन्न रूपों से देखिए, समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों, नैतिकताओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के बारे में सीखता है। जैसे जो समाजीकरण है, उसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि मनुष्य में जो पुरुषों के क्या कार्य है, स्त्रियों के क्या कार्य है। तो इसी तरीके से और समाज के प्रति उनका क्या दायित्व है वगैरह-वगैरह हम सीखते हैं। तो समाजीकरण कई रूप से होते हैं, जो कि निम्नलिखित में से जो कि इस तरीके से हैं। जो प्रारंभिक समाजीकरण तो बच्चा शिशु अवस्था में होता है। परिवार और निकट के जो रिश्तेदार हैं वो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बच्चे को पहले शब्द और व्यवहार और मूल्यों का विकास जो है मूल्यों के बारे में इसी चरण में सिखाते हैं। फिर स्कूली समाजीकरण, इसको क्या बोलते हैं, सोसाइटीजेशन कहते हैं शायद। तो स्कूल में फिर समाजीकरण मतलब इसमें विद्यालय में शिक्षा प्रणाली के द्वारा बच्चों को समाजीकृत किया जाता है, मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाता है, ठीक है? इसको क्लियर कर दिए, आगे बढ़ते हैं। मीडिया द्वारा समाजीकरण, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया के माध्यम से भी सामाजिकीकरण करने की कोशिश की जाती है। कौशल आधारित समाजीकरण, जहाँ व्यक्ति अपने पेशेवर कौशल और कार्यस्थल की संस्कृति को से सीखता है, ठीक है? सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ बैठ कर के इंटरकनेक्ट होकर के सीखता है। सामाजिक समाजीकरण, दोस्त और सामुदायिक समूह के साथ बातचीत करके सीखता है। तो समाजीकरण के ये विभिन्न रूप हैं और जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने आप को समाजीकृत करता है और अपने-अपने कार्यों को समझने की कोशिश करता है। तो प्रारंभिक समाजीकरण की शुरुआत कैसे होती है भैया? इसके तो अभी तुरंत बताया मैंने आपको, प्रारंभिक समाजीकरण परिवार से शुरू होता है। माता-पिता और जो परिवार के सदस्य होते हैं, वो बच्चे को पहले सब धीरे-धीरे सिखाते हैं। कुछ मूल्य सिखाते हैं, लड़कों को कैसे क्या जीना है वो सिखाते हैं, लड़कियों को कैसे क्या जीना है वो सिखाते हैं। फिर शिक्षा प्रणाली भी इसमें जो है वो कुछ मदद करती है। स्कूल का भी योगदान होता है। स्कूल में बच्चे नए दोस्त वगैरह बनाते हैं, अनुशासन सीखते हैं, समूह में कार्य करना सीखते हैं और शिक्षकों द्वारा दिए गए ज्ञान, नैतिक शिक्षा को बच्चे अपने अंदर समाहित करते हैं। सामाजिक संपर्क, दोस्ती और खेल, सामूहिक गतिविधि करते हैं। खेल वगैरह, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह में हिस्सा लेते हैं, तो उनकी जो सामाजिक भावनाएँ है वो बढ़ती है, ठीक है? कुल मिलाकर के फिर सांस्कृतिक प्रभाव, फिर समाजीकरण का महत्व है। समाजीकरण के कुछ महत्व इस तरीके से हैं कि मतलब ये सामाजिक विकास में भी मदद करता है। हमें सामाजिक बनाने में, बच्चों को सामाजिक बनाने में मदद करता है और बच्चों के व्यक्तित्व के विकास में भी मदद करता है। बच्चे आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और सामाजिक पहचान वगैरह इन सब चीज़ों के बारे में सीखते हैं। उसके बाद संवाद कौशल, बच्चे जो है समाजीकरण के माध्यम से संवाद करना सीख जाते हैं, मतलब ठीक तरीके से बोलना सीख जाते हैं, सहयोग करना सीख जाते हैं, समस्या समाधान करने की कोशिश भी करते हैं। तो इस तरीके से समाजीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को समाज में सफलतापूर्वक जीने और कार्य करने के लिए आवश्यक कौशल एवं ज्ञान प्रदान करती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा कहता हूँ मैं, अगला प्रश्न है कि व्यस्क समाजीकरण क्या है? विचलन और पुनः समाजीकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए, व्यस्क समाजीकरण, जिसे हम एडल्ट सोशलाइज़ेशन कहते हैं, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के दौरान समाज में जो विभिन्न भूमिकाओं और मानदंडों को सीखता है और अपनाता है, ठीक है? यह प्रक्रिया जीवन के विभिन्न चरणों में होती है, खासकर जब व्यक्ति युवावस्था में प्रवेश करता है। तो उसकी कुछ भूमिकाएँ जो हैं वो तय होती है, जैसे उनका विवाह होता है, तो विवाह के बाद उसके बाल-बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, तो उ उसके उसको भी वो एडॉप्ट करता है, फिर उसको सोसाइटी में मतलब कैसे रहना है, फिर माता-पिता बनते हैं, फिर नौकरी आदि, तो इस तरीके से इसे हम वयस्क समाजीकरण कहते हैं। फिर वो सामाजिक नए मानदंड जो है वो सीखता है, कि समाज में उसे कैसा व्यवहार करना चाहिए और कैसे नैतिक मानदंड प्रदर्शित करने चाहिए कि लोग उसे अच्छा कहें। ठीक है? कार्यस्थल पर कैसे काम करना चाहिए, अन्य सामाजिक समूहों में कैसे मतलब बातचीत करनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो है मतलब वयस्क समाजीकरण में होता है। विचलन, और इसे हम डेविएंस कहते हैं, उस व्यवहार को मतलब संदर्भित करता है जो समाज के स्थापित मानदंडों या नियमों से या अपेक्षाओं से भिन्न होता है, और यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकता है। जैसे अगर कोई सामाजिक नियमों का उल्लंघन कर दिया तो इस स्थिति में यह नेगेटिव हो गया। अब हो सकता है कि कुछ सकारात्मक भी डेविएशन होता है, जैसे कुछ क्रांतिकारी विचार आया जो समाज में कुछ अच्छे बदलाव ला सकता है, तो इसे हम पॉजिटिव डेविएंस कहेंगे, ठीक है? नकारात्मक विचलन, जैसे कोई अपराध कर लिया, असामाजिक व्यवहार कर लिया जो समाज के लिए हानिकारक है, ठीक है? पुनः समाजीकरण, रिसोशलाइजेशन,
तो यह उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति जो है मतलब अपने पुराने सामाजिक या समाजीकरण के अनुभव को छोड़ता है और नया कुछ ग्रहण करता है, ठीक है? हो सकता है कि वो पहले क्या कहते हैं, लुधियाना में रहता हो और कुछ टाइम के बाद वो मुंबई चला गया, तो लुधियाना के परिवेश से उसने जो सीखी, उसको धीरे-धीरे करके वो छोड़ देगा और मुंबई के परिवेश को अपना लेगा। तो नए वातावरण में प्रवेश, जैसे स्कूल से कॉलेज में गया या एक नौकरी से दूसरी नौकरी में चला गया, या सकारात्मक जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है कि कुछ अच्छे कार्यक्रमों में भाग लिया। तो इस तरीके से इसे हम पुनः समाजीकरण कहते हैं। कुछ नकारात्मक परिवर्तन भी होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा था, किसी कारण से जेल में समय बिताया, जेल में रहने वाले लोगों के साथ अपना समय टाइम स्पेंड किया, तो उसकी मानसिकता वैसी हो गई। तो यह जो है एक तरीके से मतलब ये गलत समाजीकरण हो गया। तो क्लियर है? बातचीत के प्रकारों की व्याख्या कीजिए। तो बातचीत के तो क्या ही प्रकार, 2 मुख्य प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। हालाँकि यहाँ पर और भी चीज़ें मतलब डाइवर्सिफ़ाई करके दी गई हैं, पर मूलतः 2 होते हैं, ठीक है? आम बातचीत जिसे हम कैजुअल कन्वर्सेशन कहते हैं या कन्वर्जेशन कहते हैं, अनौपचारिक और सहज होती है। उद्देश्य होता है सामाजिक संबंधों को मजबूत करना, विचारों का आदान-प्रदान करना। दोस्तों के बीच, परिवार में बातचीत जो होती है उसे हम आम बातचीत कहते हैं, कैजुअल कन्वर्जेशन। औपचारिक फॉर्मल कन्वर्जेशन शिष्टाचार और निश्चित नियमों के तहत ये बातचीत होती है। अब आधिकारिक मामलों पर चर्चा करना, किसी ऑफिस में जाकर के डिस्कस करना, कार्यस्थल पर मीटिंग, शैक्षणिक सम्मेलन वगैरह में, ठीक है? संवादात्मक जो डायलॉजिकल कन्वर्जेशन है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच अगर विचारों का आदान-प्रदान होता है, तो उसे हम डायलॉजिकल कन्वर्जेशन कहते हैं। समस्याओं का समाधान ढूँढने में ऐसी चर्चा होती है और किसी विषय पर गहन चर्चा करने हेतु भी ऐसी चर्चाएँ आम है। उदाहरण बहस, चर्चा, सत्र, ठीक है? विवादात्मक जो बातचीत होती है, टीवी न्यूज़ वगैरह पर बहुत देखते होंगे, डिबेट जिसे हम कहते हैं। विभिन्न पक्षों के विचारों का टकराव होता है और इसे ही हम डिबेट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ जाएँ? अब उद्देश्य इसका क्या ही रहेगा, मुद्दे पर तर्क करना, अपने विचारों को समर्थन प्रदान करना। कैसे भैया तुम्हारा सर फूट जाए पर मेरी बातें तो एकदम सही है। सलाह मशवरा जिसे हम कंसल्टेटिव कन्वर्सेशन कहते हैं। एक व्यक्ति विशेषज्ञ होता है जबकि दूसरे व्यक्ति को सलाह दी जाती है, जानकारी साझा किया जाता है इसमें और निर्णय लेने में मदद मिलती है। डॉक्टर रोगी की बातचीत, सलाहकार ग्राहक की बातचीत, इस तरीके से, ठीक है? ये तो इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन, संवादात्मक बातचीत, इसकी चर्चा तो शायद हम पहले कर चुके हैं। फिर तात्कालिक प्रतिक्रिया और सक्रिय भागीदारी होती है, विचारों का त्वरित आदान, जैसे ग्रुप चैट, ऑनलाइन फोरम वगैरह, ये सब आजकल ये जो न्यू मीडियम है, ये छठा नंबर जो है ना, ये न्यू मीडियम ऑफ कन्वर्सेशन है, सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह, ठीक है? सोशल मीडिया एंड इंटरनेट वगैरह। क्लियर? अब इसको इरेज करते हैं। संघर्ष क्या है? संघर्ष के रूप एवं संघर्ष के कारणों की व्याख्या कीजिए। देखिए, संघर्ष एक स्थिति है जिसमें 2 या 2 से अधिक पक्षों के बीच मतभेद हो जाता है या टकराव या प्रतिस्पर्धा होती है। जैसे संघर्ष को हम कहते हैं स्ट्रगल, ठीक है? अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको 500 लोगों से कॉम्पिटिशन है, कॉम्पीट करना है 500 लोगों को, तो यह एक संघर्ष है, ठीक है? और इसमें क्या होता है, प्रतिस्पर्धा हो रही है, आपको 500 लोगों को कम्पीट करके आगे जाना है। या फिर हो सकता है कि 2 पक्षों में मारपीट हो गई, टकराव हो गया, किसी ने एक दूसरे का सर फोड़ दिया, तो ये भी संघर्ष है। तो संघर्ष के कुछ रूप होते हैं, ठीक है? व्यक्तिगत संघर्ष, व्यक्ति के भीतर की मानसिक स्थिति या भावनाओं से संबंधित, जैसे आत्मसंदेह, निर्णय लेने में कठिनाई, ये व्यक्तिगत संघर्ष हो गया। जैसे कि आप कभी एग्जाम में गए होंगे, आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिला होगा, क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मिले होंगे। 4 ऑप्शन देखने के बाद आप तो बिल्कुल कन्फ्यूज होंगे, भैया इसमें कौन-सा आंसर होगा? इसमें कौन-सा आंसर होगा? तो ये निर्णय लेने में जो कठिनाई है, दैट इज़ नोन एज़ व्यक्तिगत संघर्ष, ठीक है? सामाजिक संघर्ष समुदाय और समूहों से जुड़ा होता है, जाति, धर्म, सामाजिक वर्ग के आधार पर टकराव। अब जैसे कि कुछ लोग जातिगत आधार पर, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, या फिर धर्म के आधार पर तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम सिख हो, तुम ईसाई हो। फिर सामाजिक वर्ग, कुछ ऊँचे तबके के लोग होते हैं, कुछ नीचे तबके के लोग होते हैं, तो उन लोगों के बीच में टकरार की स्थिति पैदा हो जाती है, तो दैट इज़ नोन एज़ सामाजिक संघर्ष। इसी तरीके से राजनीतिक संघर्ष होता है। राजनीतिक विचारधारा और नीतियों के बीच में अगर टकराव उत्पन्न हुआ, तो उसे हम संघर्ष कहते हैं। अब अलग-अलग मतलब जैसे अपने देश में, सॉरी राज्य कहते हैं, देश में अलग-अलग पार्टियाँ हैं, ठीक है? जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं, तो उनकी अलग-अलग विचारधाराएँ हैं, ठीक है? तो कुछ कुछ लोग कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर चलते हैं, कुछ लोग उदारवाद की विचारधारा पर चलते हैं, या फिर कुछ लोग जो है आपको ये
गांधीवाद की विचारधारा पर चलते हैं। तो इसी तरीके से चलता रहता है, ठीक है। आर्थिक संघर्ष भी होता है। आर्थिक संघर्ष जैसे कि 5 रुपए कमाए 10 रुपए खर्च कर दिए तो 5 रुपए का एक्स्ट्रा लोड हो गया, तो यह एक तरीके का आर्थिक संघर्ष होता है। जैसे मजदूर और नियोक्ताओं के बीच वेतन विवाद, ठीक है। अब देखिए संघर्ष के पीछे के कारण, तो संघर्ष के पीछे के कई कारण हो सकते हैं। संवेदनशीलता, व्यक्तिगत या सामाजिक मुद्दों पर संवेदनशीलता, सांस्कृतिक और मूल्य, संसाधनों की कमी, विभिन्न विचारधाराएं, तो ये सब जो है एक तरीके से संघर्ष का कारण है, ठीक है। इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो जरूरी नहीं समझता हूँ मैं इसको डिस्कस करना। फिर मूल्य शिक्षा, संचार की कमी, ये सब तो कोई पॉइंट है नहीं। 29वां नंबर प्रश्न है कि मूल्य शिक्षा के महत्व की चर्चा कीजिए। देखिए मूल्य जो है ना, मूल्य शिक्षा करता है कि उन नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना जो व्यक्ति को अनुशासित करे, जिम्मेदार बनाए, संवेदनशील नागरिक बनाने में हमारी मदद करे, ठीक है। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य जो है वो केवल न केवल ज्ञान का प्रसार करना, बल्कि व्यक्ति के विकास में और जो उनके लिए जो व्यक्तिगत विकास में जो आवश्यक गुण है उसको भी विकसित करना, ठीक है। जो मूल शिक्षा का महत्व है कि उससे हमें हमारे नैतिक विकास में मदद मिलती है, सामाजिक समरसता आती है और सद्भावना की जो स्थिति है वो बढ़ती हुई दिखती है। क्लियर है। व्यक्तिगत विकास होता है, ठीक है, मूल्य शिक्षा से। उसके बाद सामाजिक जिम्मेदारी आती है, संवेदनशीलता और सहानुभूति आती है, सकारात्मक दृष्टिकोण आता है और शैक्षणिक सफलता हमें देखने को मिलती है, ठीक है। क्लियर है। संघर्ष समाधान निष्कर्ष तो अब क्या ही बताऊं, ये तो सब कुछ क्लियर ही है। ऑल दिस थिंग्स आर क्लियर। और इसी के साथ ये वाला का जो बुक है BEDS V101 वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 2 वीडियो सेशंस को देख करके अपने एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाएंगे और अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी नए वीडियो सेशन में कुछ नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।